ठीक है। हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं ना, शुरुआत से ही दिमाग लगाइए कि मनुष्य हुआ। अब जैसे हिस्ट्री को कितने डिवीजन में बांटा गया, कितने भाग में बांटा गया? 3, एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न। हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं, एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न। तो ये जो आर्किटेक्ट है वो तीनों में है, यानी एंशियंट मींस प्राचीन कला में है और मेडुअल मतलब मध्य में भी है। अब आप लोगों को हो सकता है ये भी क्लियर नहीं हो पाया, कंफ्यूज करते हो कि एंशियंट कहाँ से कहाँ तक है, प्राचीन इतिहास को कहाँ से कहाँ लेते हैं, कहाँ लेते हैं? हड़प्पा से। हाँ, जब हम उत्तर बोलते हैं ना, तो ये जो आपको उत्तर बोलना है, ये जैसे पहेली नहीं है। हमको पढ़ के हमें ये कहना है कि जो हम जान रहे हैं तो पढ़े हैं, तो एक बार सोचना है उसको। तो आपने सही कहा है कि पाषाण काल से, आपने कह दिया हड़प्पा काल से। तो पहले तुरंत उत्तर ना बोल के तुरंत पहले सोचिए कि हम क्या, क्योंकि आपको जिस संदर्भ में तैयारी है उस संदर्भ में अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज सोचना है 1 सेकंड पहले से कि हम उत्तर बोलते समय कहीं हमसे गलती तो नहीं होने वाली। इसलिए उत्तर तो बोलिए कोई तो बात, लेकिन सोच के बोलिए कि हम ऐसा नहीं, हम जानते भी हम गलत बोल रहे हैं। तो पहले एक बार सोचिए, पाषाण काल से लेके और एंशिएंट हिस्ट्री आपका राजपूत काल तक, राजपूत यानी अरबों का आक्रमण तक इसको एंशिएंट हिस्ट्री में लिया जाता है। फिर आता है मेडुअल हिस्ट्री, अरबों का आक्रमण यानी अरबों का इस्लामिक आक्रमण शुरू हुआ और अरबों के आक्रमण से लेके औरंगजेब के काल तक, औरंगजेब का जब मुगल काल अंत होता है और मुगल औरंगजेब का, वहाँ आपका मेडुअल हिस्ट्री समाप्त हो जाता है। अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज शासन करते हैं और वहाँ से आपकी शुरुआत क्या होती है? मॉडर्न हिस्ट्री की आदि। तो हमारा जो टॉपिक है स्थापत्य कला, आर्ट एंड कल्चर में। बैठ जाइए तो बताते हैं कि मनुष्य ने इतिहास में स्थापत्य कला मतलब उन्होंने जो निर्माण किया, जो बनाया, बिल्डिंग, यानी इसको आप ऐसे भी आज की परिभाषा में कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, उन्होंने निर्माण क्या किया। तो एंशिएंट है, मेडुअल है, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री है। शुरुआत तो एंशिएंट हिस्ट्री से ही होती है, प्राचीन काल से ही होती है। तो इस प्राचीन काल में आपको पढ़े तो है ही है, जो भी बताया गया है अब तक तो बताया ही गया है। तो जब हमको जो जानकारी पहले की होती है तो हमको पहले अपने दिमाग से ये देखना चाहिए कि हमारी मेमोरी उस समय कितना काम कर रही है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे याद आए कि आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य कला में पहले किस जगह से कोई क्या कहते हैं कला की कोई वस्तु जो बनी थी वो कब की बनी थी। तो आपका सीधे आंसर क्या आएगा? ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री। अब आपसे अगर कोई पूछे कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले कोई वस्तु बनी हो, कोई बनाया गया, तो सबसे प्राचीन वो कौन सी वस्तु थी या प्राचीन वो समय कौन सा था, वो काल कौन था, किसके काल में कोई वस्तु बनी, निर्माण हुआ। तो क्या आप क्या लगता है आप लोगों को कौन सी चीज़ बनी होगी? औजार, हाँ, औजार बनाया मनुष्य ने। हाँ, सही आपने है। तो औजार बना किस काल का हुआ? पाषाण काल का हुआ ना। तो यानी स्थापत्य कला की जो शुरुआत हो गई वो कहाँ से हो गई? पाषाण काल से, यानी स्टोन एज से शुरू हो गई। पहले पत्थर के वस्तु उन्होंने बनाए, फिर धातु आया तब उन्होंने बनाया। तो कई औजार तो बहुत से बनाए उन्होंने, लेकिन औजार बनाते बनाते उन्होंने जब अपने कला को विकसित रूप दिया तो उन्होंने, जैसे मान लीजिए कोई औजार बनाता है तो अपने खाने के लिए या मतलब उपयोग करने के लिए उन्होंने जीवन जीने के लिए लाया, लेकिन जीवन को और
जैसे कहने का मतलब है कि जब मनुष्य के पास कुछ नहीं था जीवन में, तो उसने खेती करना, औजार बनाया, तो खेती करना शुरू किया। औजार इसलिए बनाए थे कि उसको पेड़ पे, वो भी जानवर की तरह थे, कि उनको कैसे कोई वस्तु को खाएंगे, कैसे करेंगे, तो उसको तोड़ना फोड़ना था, इसलिए उन्होंने औजार बनाए। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, अपने रहने के लिए उन्होंने घर बनाया, मतलब रहने के लिए घर भी बनाया उन्होंने। फिर बहुत अच्छा जब विकास हुआ मनुष्य का और विकास हुआ, तो उन्होंने कला का जब जीवंत उदाहरण दिया, तब उनको जब कला से बहुत लगाव हुआ, तो उन्होंने मूर्ति बनाना शुरू किया, या मूर्ति प्रेम। तो वही मैं स्थापत्य में मनुष्य जब बहुत विकसित हो गया, जब वो सिर्फ अपने जीवन को खाने पीने से हटकर जब आदमी बहुत विकास करता है, जैसे हम लोग का जीवन है, तो सिर्फ ऐसा थोड़ा होगा कि हम लोग घर में रहते हैं, खाते पीते, मोबाइल, कुछ और भी तो प्लान जीवन में होती है। तो सबका देखिए अलग अलग लाइफ स्टाइल है कि नहीं है? लाइफ स्टाइल बहुत लोग गए, बस उनका एक ही काम, चलिए क्लास किया, ख़त्म, अब कोई चीज़ नहीं रह गया है। जैसे लाइट चली गई वैसे ही तो कहने का ये मतलब है कि मनुष्य को, जिसके अंदर ये पहली भावना आई होगी, आप लोग सोचिए कि उसने पेंटिंग करना यानी कला बनाना शुरू किया, ठीक है, तो उनके किसी भी व्यक्ति के आया, तो किस मनुष्य ने, पहले तो देखिए पाषाण काल में ही हड्डी की एक मूर्ति बनना शुरू हो गई थी, लेकिन किस व्यक्ति ने बताई थी उनका नाम अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि तब लिखित साक्ष्य थे ही नहीं। जो पाषाण काल का जो भी हमको मिल गया, तो उसके बारे में हमको पता चल गया, लेकिन कोई हमको लिख के बताए कि इस व्यक्ति ने या इन्होंने ये चीज़ बनाया, तब तो हमको पता चले। तो सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी, मानी जाती है ना। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज़्यादा विकसित मानी जाती है। क्यों मानी जाती है विकसित? क्यों? आप लोग एक एक लाइन बताइए तो हम उसको जोड़ते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे उस लाइन में सबसे अच्छा किसने बताया। आपने कहा नगर योजना, चलिए सही है, लेकिन बीबीआई प्लस ज़्यादा सही कौन बताता है वो देखना चाह रहे थे। और कौन बोलेगा? जल निकासी, चलिए वो भी सही है। हमको ऐसा उत्तर बोलिए जो कम में घाघर में सागर, 3 ही 4 उत्तर बोलिए जिसमें समझ में आ जाए कि वो इसीलिए था। हेडिंग की तरह बताइए क्यों आगे सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों सबसे भारतीय सभ्यता का आधारशिला क्यों माना जाता है? व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने का, व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने का, व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने का क्या? व्यवस्थित तरीके से जीवन वो लोग जी रहे थे। तो उस व्यवस्था में क्या था, वही तो हम जानना चाहते। आपने एक शब्द तो बोल दिया व्यवस्था, लेकिन उस व्यवस्था की क्या विशेषता थी? सर भवन निर्माण था, फिर सड़क। हाँ, अब आपने देखिए, जब हमने पूछा बताया, देखिए जब मनुष्य जो था वो पहले तो जंगलों में पहाड़ों में घूमता था, अब उन्होंने घर बनाना, घर पे भी रहने लगे, खेती करना कर दिए, कपड़े जैसे हम लोग पहने कपड़े भी उन्होंने शुरुआत कर दिया, ठीक है। इसके साथ ही साथ उन्होंने धातु का एक नया औजार भी बना दिया। उस समय लोग क्या कहते हैं, तांबा, चांदी, सोने की खोज हो चुकी थी, तो उन्होंने एक नया धातु का आविष्कार कर दिया, कांस कला, यानी तांबा को टिन में मिला दिया। तो कौन चीज धातु बन गया? कांसा बन गया, ब्रॉन्ज बन गया ना। तो ये चीज उन्होंने बना दिया, कांसा बन गया। तो ये जो कांसा उन्होंने बना दिया, इसके साथ ही साथ फिर उन्होंने मूर्ति कला की शुरुआत कर दी। मूर्ति कला, जो मूर्ति कला है, जैसे हम आज कितनी फेमस है मूर्ति कला, कितनी फेमस हो गई बाद में, लेकिन इस मूर्ति कला की जो देन है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही विकसित हो गई थी, ठीक है। जो उन्होंने मूर्ति का आधार बनाया, उन्होंने जो दिया, वो आज भी उसी तरीके की मूर्ति बनती है, उसी तरीके के। उन्होंने ये बताया, उन्होंने अपने कला में ये दिखाया कि आर्ट में है, उसमें नृत्य करते हुए मूर्ति का भी बताया है कि नहीं बताया? नृत्यांगना। तो एक मूर्ति वहां मिली थी मोहनजोदड़ो में एचआर क्षेत्र था, तो वहां पर मिला हुआ था मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र। यहाँ पर एक मूर्ति मिली थी एक महिला की। उस मूर्ति को जिस तरह से बनाया गया था, वो डांस करते हुए बनाया गया था,
यानी नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति। तो आपको स्थापत्य कला में, चूंकि पाषाण काल में इतना डेवलप नहीं हो पाया था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ये मूर्ति कला विकास हो गई थी। यानी सबसे फेमस जो मूर्ति थी वो कौन सी थी? कांसे की मूर्ति। ये मिली कहाँ से मिली थी? सिंधु घाटी के किस स्थान से? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। इसीलिए देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, इसीलिए मोहनजोदड़ो में जो वस्तुएं मिली बहुत डेवलप मिला। इसीलिए पहले खोज तो हड़प्पा में हुई थी, लेकिन बाद में उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहने लगा। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे वो विकसित अवस्था में थी। इसलिए तो ये तो चलिए हमने आपको एक चीज़ बता दिया। अब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमको ये देखना चाहिए क्रम से। सिंधु के बाद आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, वहाँ पर आर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। इसके बाद वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल के बाद आता है आपका महाजनपद काल और बौद्ध काल और जैन धर्म। वहाँ भी नगर बने। यानी देखिए जब हम स्थापत्य की बात करते हैं तो अब देखिए यहाँ समझिएगा आप लोग ध्यान से। अभी तक कांसे की बात हो रही थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में लोहे की खोज हो जाती है। ठीक है, लोहे की जब खोज हो जाती है यानी उत्तर वैदिक 1000 ईसा पूर्व में, किसी को मालूम है सबसे पहला लोहा कहाँ मिला था? सबसे पहले लोहा भारत में कहाँ मिला था? एटा जिला है, वहाँ पे एक स्थान है अतरंजी खेड़ा। किसी ने नाम सुना है? अतरंजी खेड़ा में सबसे पहले लोहा मिला था। वो जब लोहा मिल गया, लोहा ने दुनिया में क्या कर दिया? चमत्कार कर दिया, दुनिया को विकसित बना दिया। क्योंकि पहले जब लोहे के औजार ने शहरीकरण कर दिया, जो गांव में जंगल थे सबको काट पीट के शहर के रूप में डेवलप कर दिए। वस्तुएं तो थी ही, और वस्तुओं को मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। जिस जगह हम लोग बैठे हैं एपीएन या आसपास में, अगर आप 500 साल पहले यहाँ जंगल था, समझ रहे हैं? देखिए हम आपको वही चीज़ आपको समझा रहे हैं, जहाँ आप हैं वहाँ जंगल है, लेकिन ये डेवलप कैसे हुआ? इस जंगल को काटा गया, यहाँ मार्केट आई, दुकान आई, व्यवसाय विकास हुआ। तो ये जो आसपास विकास होता है ये बाजारीकरण, नगरीकरण। तो नगरीकरण के पीछे का हिस्सा क्या है? लोहे का आविष्कार। तो लोहे का जब आविष्कार हुआ तो नगरीकरण हुआ, और इस नगरीकरण ने बहुत ज़्यादा स्थापत्य कला में योगदान दे दिया। तो बुद्ध काल के बाद देखिए जैन धर्म, बुद्ध काल आते आते यहाँ पर एक क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म में एक फेमस चीज़ बनने लगी थी, उसको कहते थे स्तूप। ठीक है, स्तूप होता था ना, स्तूप बनाता। तो सबसे जो है बौद्ध धर्म में स्तूप वही पूजा स्थल होता है और स्तूप बनाता। सबसे प्राचीन स्तूप कौन है? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक। लेकिन उसके पहले भी एक स्तूप मिल गया था आपके सिद्धार्थनगर जिले में। सिद्धार्थनगर जिले में महात्मा बुद्ध के काल में ही, महात्मा बुद्ध अशोक के पहले थे, ठीक है, उनके काल में ही सबसे पहले यहीं पे खुदाई हुई थी। उसी स्थान पे एक स्तूप का पहले पता लगा हुआ था सिद्धार्थनगर जिले में, तो उसका नाम था पिपरावा स्तूप। सुने हैं? लेकिन सुनते तो हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा तकलीफ भी लगी। हम जो आप लोग के दिमाग में है वो चीज़, वो आपको कैसे पढ़ना है वो बहुत ज़रूरी होता है। हिस्ट्री मालूम तो होता है, ये पिपराव अभी आपसे पूछ ले कि प्राचीन स्तूप कौन है तो आंसर गलत हो जाएगा, आप लोग मार देंगे। ऑप्शन में रहेगा सांची नहीं, सबसे प्राचीन स्तूप है पिपरावा स्तूप। पिपरा ये आपके बगल में ही है स्तूप। पहले जब तक सिद्धार्थनगर जिला नहीं था तो बस्ती जिला लिखा जाता था, अब लिखा जाता है सिद्धार्थनगर जिला। तो ये पिपरावा स्तूप सिद्धार्थनगर जिले में ये पाया गया है, सबसे प्राचीन स्तूप है। इसके बाद
जब अशोक राजा बनता है तो वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, तो आपको मालूम ही है। उसके स्वीकार कर लेता है, उसने बहुत से स्तूप बनाए हैं और सबसे फेमस स्तूप जो अभी आप लोग नाम बोल रहे थे, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, देखिए स्तूप क्यों बनाया जाता है? स्तूप क्यों बनवाया गया था? नहीं, निर्माण का प्रतीक है, तो वहाँ पूजा की जाती थी ना, तो स्तूप एक तरह से पूजा स्थल है। तो स्तूप में कई चीज होती है। स्तूप में एक रेलिंग बनाई जाती थी। रेलिंग का मतलब होती है बाउंड्री, जैसे हम लोग बनाते हैं चारों तरफ, तो उसको स्तूप बोला जाता था, वेदिका। और स्तूप और क्या कहते हैं, रेलिंग के बीच का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं प्रदीक्षा पथ। प्रदीक्षा पथ। जब आप क्या कहते हैं स्तूप, अभी स्तूप है ना, कौन सा? कुर्सी में। तो स्तूप के चारों ओर आपने देखा होगा प्रांगण का मैदान खुला रहता है और लोग स्तूप के चारों ओर घूमते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रदीक्षा पथ। और स्तूप के ऊपर अर्धगोल एकदम स्तूप, वो क्या होता है? हर्मिका होता है। हर्मिका ऊपर स्तूप होता है, ऐसे होता है स्तूप, और इसके ऊपर ये होता है हर्मिका। यहाँ पर इस जगह पर बौद्ध धर्म से संबंधित क्या कहते हैं कोई वस्तु रखी जाती है, उसी का वो प्रतीक माना जाता है। तो ये स्तूप था जो कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल था। इसके चारों ओर क्या कहते हैं, एक जैसे मंदिर की पूजा की जाती थी वैसे स्तूप। तो सबसे फेमस स्तूप है, वर्तमान में अभी भी है, सांची का स्तूप। ये है मध्य प्रदेश के, कहाँ पे है? रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसके बाद भी क्या कहते हैं स्तूप बनना शुरू हुए बौद्ध सातवाहन काल में। सातवाहन काल में स्तूप बना है सातवाहन काल में भी स्तूप बना है और इक्ष्वाकु वंश में भी स्तूप बना है। इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश में जो स्तूप बना है वो नागा अर्जुना स्तूप, नागा अर्जुनी स्तूप, नागा अर्जुनी स्तूप ये। और सातवाहन काल में जो स्तूप बना हुआ है वो आपका अमरावती का स्तूप बना है, अमरावती का स्तूप बना है। इसके पहले पुष्प क्या कहते हैं अशोक के बाद यानी मौर्य वंश के बाद कौन सा काल आता है? शुंग वंश। इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने। तो शुंग वंश में भी एक स्तूप का विकास होता है, उसका नाम है भरहुत स्तूप। सुना है? भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप। ये सतना जिले में है, मध्य प्रदेश। सतना जिला है मध्य प्रदेश का, सतना जिले में। इसका माना जाता है कुछ किताबों में पुष्यमित्र शुंग, लेकिन इसकी आधारशिला रखी थी अशोक ने। भरहुत स्तूप की आधारशिला यानी नींव अशोक ने रखी थी, अशोक ने। और भरहुत स्तूप का यानी पूर्ण कराया था पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र सिंह ने। ये स्तूप इस समय वर्तमान में अपने टूटे हुए है, उसके कुछ बाउंड्री के जो स्थल है वेदिका उसकी टूटी हुई मिली है, रेलिंग टूटा हुआ मिला है, अब है नहीं ये स्तूप। मौके पे जो सबसे ज़्यादा स्तूप फेमस है वो आपका सांची का स्तूप ही मिला है। अमरावती स्तूप बनवाया था आपका सातवाहन वंश के शासक वासिष्ठी पुत्र पुलमावी ने, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी ने। वासिष्ठी पुत्र
वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इन्होंने अमरावती का स्तूप बनवाया था। अमरावती का स्तूप बनवाया था वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने अमरावती का स्तूप बनवाया था। ये तो देखिए, हमने आपको शुंग वंश बता दिया। अब शुंग वंश के बाद आता है कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश। इसको बनवाया था इक्ष्वाकु वंश के शासक। इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने, इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने बनवाया था नागा अर्जुनी स्तूप। अब देखिए आता है मौर्य काल में। देखिए, हम आपको मौर्य काल का कला बता रहे हैं। मौर्य काल में स्तूप तो था ही, मौर्य काल में कला में एक चीज और बने थे। बार बार आपको स्तंभ और शिला बने थे, स्तंभ। तो अशोक ने जो भी स्तंभ बनाया था उसका प्रयोग किया था लाल पत्थर का। उसका स्तंभ का निर्माण में क्या किया था? लाल पत्थर। जो स्तंभ थे उनका प्रयोग किया था, लाल पत्थर का प्रयोग किया था। और जो स्तंभ की लंबाई थी 40 से 50 फीट लंबाई। और ये लाल पत्थर जो आया था वो आया था चुनार से। चुनार कहाँ है? मुर्जा। ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है। एक ही पत्थर से इन्होंने स्तंभ बनवाया था। किसी ने देखा है अशोक का स्तंभ? हैं? किसी ने नहीं देखा है। सारनाथ नहीं गए हैं? सारनाथ देखिए, उन्होंने कई जगह अपने स्तंभ क्यों लगाए थे? अशोक ने क्यों स्तंभ लगवाए? स्तंभ क्यों? आखिर एक राजा का क्या उद्देश्य था स्तंभ? पिलर, जैसे पिलर लगता है ना मकान में, बाउंड्री पे घर मकान में आते हैं, तो वैसे ही इन्होंने गोल स्तंभ ऐसे ही खड़ा कर दिया है। तो क्या चाहता था अशोक? क्यों उसने स्तंभ लगवाया? पढ़े क्या मतलब उससे? हाँ, देखिए उसके जो स्तंभ हैं वो कई जगह पाएंगे। पाकिस्तान में 2 जगह पाए गए हैं। आपके शहबाजगढ़ी जिले में पाया गया है, आपके सारनाथ में पाया गया है, गुजरात में पाया गया है स्तंभ उसका, महाराष्ट्र में पाया गया है उसका स्तंभ, उड़ीसा में उसके स्तंभ पाए गए हैं। इस स्तंभ में अशोक ने अपना संदेश लिखा है। उसको मालूम था मैं तो मर जाऊंगा, आने वाली जो पीढ़ी है वो मेरे समय कैसा शासन करता हूँ, मैंने क्या क्या किया इस प्रजा के लिए, उसके बारे में उसने ब्राह्मी लिपि में लिख दिया है। लेकिन ये स्तंभ बना किस चीज़ से था? ये क्वेश्चन आता है। लाल पत्थर से। उसमें संगमरमर मत मार दीजिएगा आगरा के ताजमहल की तरह, ठीक है? लाल, इसलिए ये चीज़ जानिए, क्योंकि सब जब घुल मिल जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लाल ही पत्थर से, एक ही पत्थर से बना है। ये एक बार ये भी क्वेश्चन आ गया कि पत्थर कहाँ से वो ले कहाँ से गए हैं? उन्होंने बनाया तो बहुत जगह है, लेकिन ये लाल पत्थर उस समय मिला कहाँ से था? इतना भारी पत्थर ये चुनार से, मिर्जापुर के चुनार से ये ले गए थे उस समय। ये पुरातत्व के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये चीज़ खोज के बताया कि अशोक के ये पत्थर लाए थे वो कहाँ से लेके गए। तो ये चुनार से लेके गए थे और बड़े बड़े जगह पे इन्होंने स्तंभ गाड़ दिए। अभी आज आप लोग जाएंगे तो आपको अभी भी वैसे ही कुछ लेख उनके मिट गए हैं। उनके जो लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए उनके लेख हैं। कई और भाषा में भी उन्होंने लेख लिखवाए हैं। तो स्तंभ उनके स्थापत्य कला का बहुत अच्छा नमूना है अशोक के। अब हम आते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश का कौन राजा था फेमस?
कनिष्क, कई राजा हुए कनिष्क। अब देखिए कुषाण वंश में हमारा जो टॉपिक है स्थापत्य कला यानी निर्माण कला, इसमें ही कुषाण वंश में ही सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनना शुरू हुई। महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति शुरू हुई और जैन धर्म की मूर्ति, ये दोनों, इन दोनों को निर्माण करने, अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले, तो मौर्य वंश नहीं मानना है। स्तूप तो मिला है लेकिन मूर्ति सबसे बनी बौद्ध की, वो किस वंश में बनी? कुषाण। लिख लीजिए, बुद्ध की कुषाण वंश लिख लीजिए। बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम, बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम कुषाण वंश में निर्माण होना शुरू हुआ। कुषाण वंश में निर्माण शुरू हुआ। तो जो मूर्ति तो बनना शुरू हुआ, लेकिन वो मूर्ति दो तरीके से बनना शुरू हुई। किसकी मूर्ति? जैसे बुद्ध की मूर्ति बनी थी, इससे पहले कोई मूर्ति नहीं? इससे पहले मूर्ति तो बनी थी लेकिन महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी थी। हम ये थोड़ा लिखा रहे हैं कि ये सबसे पहले मूर्ति बनना शुरू हुई। हमने क्या लिखा है? बुद्ध की मूर्ति। मूर्ति तो बनना शुरू ही हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सी मूर्ति बनना शुरू हुई थी। हाँ, ये थोड़ा लिखाया जा रहा है, हमने महात्मा बुद्ध की मूर्ति, कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है? महात्मा बुद्ध का लिखवा है ना। वैसे तो मूर्ति तो बहुत सी बनना शुरू हुई थी, मूर्ति तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बनना शुरू हुई थी, लेकिन महात्मा बुद्ध और जैन धर्म से संबंधित मूर्ति कुषाण काल में। लेकिन ये मूर्ति में दो तरीके से बनाया गया था, दो शैली थी। शैली का मतलब दो तरीका, एक मथुरा कला और दूसरा यूनानी कला या गांधार कला। दरअसल ये गांधार जो है, ये गांधार एक क्षेत्र है। गांधार तो सुना होगा ना आपने? गांधार सुना है कि नहीं? पुराण काल में कौन था गांधार से? महाभारत काल में था ना। तो वो गांधार जो है इस समय पाकिस्तान में, ठीक है? जो गांधार है वो इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में रावलपिंडी जो जिला है वहाँ पर ये आता है। तो वहाँ पर ही सबसे पहले दोनों जगह ये मूर्ति बनना शुरू हुई। तो जो गांधार कला में मूर्ति बनती थी वो सिलेटी कलर की बनती थी, सिलेटी रंग में, और जो मथुरा कला में मूर्ति बनती थी वो लाल रंग की, लाल रंग की मूर्ति बनती थी। गांधार यानी यूनानी कला का प्रभाव। महात्मा बुद्ध की बहुत सी ऐसी मूर्ति बनाई गई जो घुंघराले बाल से बनाई गई हैं। उनको मूर्ति में उनको जूता पहनाते हुए दिखाया गया उस मूर्ति में। तो ये जो मूर्ति ज़्यादातर बनी वो गांधार कला में बनी, और जो मथुरा कला में बनी वो मथुरा कला की जो मूर्तियां हैं वो उनको क्या कहते हैं? आप लोगों को तो मालूम है ना, महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 चरण बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो वो घर छोड़ देते हैं, दूसरा उनको ज्ञान मिलता है। तो आपने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध की ज़्यादातर मूर्ति ज्ञान लेते समय बनती है। तो मथुरा कला में, उसी में योग अवस्था में जिस तरह से वो बौद्ध गया में ज्ञान लिए हैं, वैसी ही मूर्ति ज़्यादातर मथुरा कला में बनी है, यानी योगासन में, या उसको अभय मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा में, मथुरा कला में क्या है? महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी हुई थी। कुषाण काल में एक टावर बनाया गया था उस समय पेशावर में। कुषाण काल में, लिख लीजिए, कुषाण काल में
पेशावर में टावर मीन्स एक खंबा, टावर बनाया गया था, वहां पर टावर का निर्माण किया गया था पेशावर में। अब देखिए टावर एक खंबा बनाया गया था बहुत ऊंचाई पे, जैसे आज टावर लगाते हैं ना ये मोबाइल फोन का, वैसे ही उस समय एक टावर लगाए थे। उस पे ऊपर से एक लोहे का क्या कहते हैं, एक धातु नुमा लोहा भी जड़ दिया था उस टावर पे ऊंचाई पर। तो ये कुषाण काल का एक क्वेश्चन भी आता है, किसके काल में पेशावर में एक टावर बनाया गया था, ये कनिष्क के काल में। अब कुषाण वंश के बाद इतिहास में आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश डस्टर नहीं है क्या? चाहे तो अब आता है गुप्त। देखिए कला के विकास में गुप्त वंश का बहुत योगदान है। भारत में सबसे पहले मंदिर बनना गुप्त वंश में ही शुरू हुआ है। गुप्त वंश में जो मंदिर निर्माण की कला हुई है, हम लोग जो मंदिर देखते हैं उसकी शुरुआत होती है गुप्त वंश में। गुप्त वंश में मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ, निर्माण कला की शुरुआत। अब देखिए मंदिर जो बनते हैं वो बेसिकली 3 शैली हैं मंदिर निर्माण की। कौन कौन सी? पहला क्या है? नागर शैली, और दूसरा द्रविड़ शैली, और तीसरा है बेसर शैली। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, ये 3 शैली हैं जो मंदिर निर्माण कला में बनती है। तो अंतर क्या है नागर शैली और द्रविड़ शैली में? नागर शैली, आप लोग ये मंदिर तो जाते ही हैं, मंदिर जब जाते हैं तो आप कोई मंदिर गए तो उसके बाहर आप देखते हैं होंगे गेट लगा रहता है, बहुत बड़ा बड़ा भव्य गेट लगता है। कहीं कहीं सीधा ओपन रहता है, प्रांगण खुला रहता है, आप मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर में जहाँ मूर्ति रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह। और मूर्ति के ऊपर जो बरामदा में रहता है उसको क्या बोलते हैं? बरामदा तो ठीक है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन उसको बोलते क्या है? मंडप। ठीक है, उसको समझ लीजिए, वो मंडप हुआ। और मंदिर के ऊपर जो छत लगाई जाती है तिकोने से, उसको क्या बोलते हैं? मंदिर शिखर, शिखर बोलते हैं ना। तो नागर शैली और द्रविड़ शैली में यही अंतर है। नागर शैली में उत्तर भारत में मंदिर बनते हैं, यानी नर्मदा नदी के उत्तर में। तो ये जो शिखर ऐसे बनता है ना, तिकोना ऐसे बनता है ना मंदिर, ये जो तिकोना होता है इसी में अंतर होता है नागर द्रविड़। वहाँ जो बनता है द्रविड़ शैली में आयताकार होता है, और यहाँ जो नागर शैली में ये बनता है ज्यादातर वर्गाकार होता है। नागर शैली में जो शिखर है, लिख लीजिए, नागर शैली में शिखर वर्गाकार एवं द्रविड़ शैली में आयताकार एवं बड़ा बड़ा शिखर बनता है। उसको शिखर या विमान को कहते हैं, शिखर या विमान, शिखर या विमान कहते हैं। नागर शैली में मंदिर खुला रहता है,
मंदिर खुला, लेकिन द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं उसमें दरवाजा द्वार बनाए जाते हैं, उसको गोपुरम बोलते हैं। देखिए द्रविड़ शैली में मंदिर के द्वार को, द्रविड़ शैली में मंदिर के द्वार को गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम द्रविड़ शैली के मंदिर के बाहर जो दरवाजे होते हैं, गेट बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको गोपुरम कहा जाता था। तीसरी चीज है, द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वहाँ पे उस मंदिर के प्रांगण के बीच में एक क्या कहते हैं छोटा सा तालाब बनाया जाता है। एक छोटी सी एक पाउंड मतलब तालाब बनाया जाता है। देखिए द्रविड़ शैली के मंदिर में छोटा सा जलाशय होता है, छोटा सा जलाशय होता है। छोटा सा जलाशय बनाया जाता है। अब देखिए गुप्त काल हम आपको पढ़ा रहे थे, गुप्त काल में जो मंदिर बने हैं वो नागर शैली, क्योंकि गुप्त काल उत्तर भारत में शासन करते थे, तो यहाँ जो मंदिर बने हैं वो नागर शैली में बने। तो गुप्त काल में कई मंदिर बने हैं, कुछ मंदिर आपको बता दे रहे हैं। लिख लीजिए, गुप्त काल का प्रमुख मंदिर दशावतार मंदिर, गुप्त काल का प्रमुख मंदिर गुप्त काल का प्रमुख मंदिर दशावतार मंदिर जो ललितपुर जिले में है। जो ललितपुर जिले में है। कानपुर के भीतर गांव का मंदिर जो ईंटों से बना है, कानपुर के भीतर गांव का मंदिर, कानपुर के भीतर गांव का मंदिर जो ईंटों से बना है। कानपुर के भीतर गांव का मंदिर जो ईंटों से बना हुआ है। तो ये आपके देखिए गुप्त काल में और भी मंदिर बने हैं। गुप्त काल में मंदिर के साथ साथ स्तूप भी बना था। गुप्त काल में गुप्त काल में सारनाथ में धामेक स्तूप बना, धामेक स्तूप का निर्माण हुआ। सारनाथ में धामेक स्तूप, सारनाथ में धामेक स्तूप का निर्माण हुआ। सारनाथ में धामेक स्तूप का निर्माण हुआ है। अच्छा पीछे नहीं दिख रहा है। हाँ ये जो ग्रीन आपका क्या कहते हैं मार्कर है, इसी का देखिए आप लोग सारनाथ तो कोई गया नहीं है इस समय,
बनारस तो विंध्या नहीं है, लेकिन आप लोग जाएंगे तो इस समय वो धार्मिक स्तूप है, धार्मिक स्तूप है। देखिए सारनाथ में 2 स्तूप है। एक तो एक क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके चले आते हैं, इसलिए इसको ये हमने धार्मिक लिखवा है। इस समय जो प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर स्थित है, ईंटों से जो बना हुआ है स्तूप है, जो ओपन है, जिसके चारों ओर कोई रेलिंग नहीं है, वेदिका नहीं है, एकदम ओपन है स्तूप जो बना हुआ है, ये गुप्त काल में बना था। ऐसा माना जाता है कि कुमार गुप्त एक वहाँ का शासक था, उसी ने इस स्तूप को बनवाया था कुमार। लेकिन वहीं पे ही एक और स्तूप था, धर्मराज का स्तूप। इसको माना जाता है कि अशोक ने बनवाया था। ये इसकी नींव पूरा एक खत्म हो गया, तो इसको लिख लीजिए, सारनाथ में धर्मराज का स्तूप जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। धर्मराज का स्तूप, ये अशोक ने, ये मौके पे नहीं है। आप लोग जहाँ कभी कोई जाएगा या इसको देखेंगे तो वो ईंटों का है, वहाँ पर ये लिखा हुआ है, वहाँ स्तूप था, लेकिन इसको तोड़ दिया गया। कई कोई शासक था, योद्धा, वो आया, इसको तोड़ दिया, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है, यानी एविडेंस नहीं है कि किसने तोड़ा। लेकिन ये एविडेंस है कि इस स्तूप को बनवाया था अशोक ने, धर्मराज का को। लेकिन उसी के बगल में धार्मिक स्तूप है, वो कुमार गुप्त ने बनवाया था। गुप्त काल में स्थापक में एक और दिल्ली के पास एक स्थान है महरौली, महरौली का लोह स्तंभ, लिख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में महरौली का लोह स्तंभ का निर्माण हुआ। ये चंद्रगुप्त सेकंड, ये राजा था, गुप्त वंश का क्या था, राजा था। अभी भी लोह स्तंभ है, दिल्ली के पास महरौली है, वहाँ पर ये लोह स्तंभ है, अभी भी है, बड़ा सा लोह स्तंभ है, ये अभी भी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में महरौली का ये लोह स्तंभ। ऐसे गुप्त काल में बहुत से मंदिर बने, बहुत से इस काल में स्थापत्य, यानी प्राचीन काल में, गुप्त काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ। ये आपने प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, गुप्त काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ। अब देखिए, अब गुप्त के बाद आते हैं हर्ष, राजा आते हैं हर्षवर्धन। उनके बारे, उनके काल में कोई बहुत ज़्यादा कोई निर्माण कला नहीं। उसके बाद आते हैं राजपूत वंश, उसमें कई वंश हैं, उसको हमने बताया है इतिहास। अब उनके राजपूत वंश में कई मंदिर उस समय बने, और राजपूत वंश के भी पहले दक्षिण भारत में, कल ही हम आपको बता रहे थे, भक्ति काल में बता रहे थे, पल्लव का, पल्लव वंश बता रहे थे ना आपको, पल्लव वंश, पल्लव वंश में दक्षिण भारत में कई पहाड़ को काट कर कई मंदिर बनवाया गया, कई निर्माण करवाया गया। तो वहाँ पर पल्लव काल में
राजा के नाम पे ही राजा ने जैसा जैसा कला से मंदिर बनवाया वैसे ही शैली हो गई। तो पहला था महेंद्र वर्मन शैली, महेंद्र वर्मन शैली। इस शैली में पहाड़ को काटकर मंडप बनाया गया। मंडप यानी बरामदा, पहाड़ को काटकर मंडप का निर्माण किया गया, मंडप का निर्माण किया गया। मंडप का निर्माण किया गया, पहाड़ को काटकर मंडप का निर्माण किया गया। इसके नाम भी हैं, इसमें लिख लीजिए आदि वराह मंडप, रामानुज मंडप, आदिवरा मंडप, रामानुज मंडप। इस मंडप को एक तरीके से लोग मंदिर मानते थे और इसकी जो पहाड़ों को उन्होंने काटा और मंडप बना दिया, एक बरामदा तरीके से बनाया और उसका उन लोगों ने वहाँ आराधना और पूजा करने लगे। तो ये जिस राजा के काल में हुआ उसी की शैली फेमस हो गई, महेंद्र वर्मन शैली। और दूसरा शैली थी पल्लव नरसिंह वर्मन शैली। ये यहाँ का राजा था नरसिंह वर्मन फर्स्ट शैली। इसने क्या किया, जो मंदिर बनाया इसने रथ मंदिर बनाया, मंदिरों को रथ का आकार देते हुए। तो नरसिंह वर्मन के काल में रथ मंदिर का निर्माण हुआ। रथ मंदिर का निर्माण हुआ। इसमें 5 पांडव रथ, 5 पांडवों के रथ प्रसिद्ध थे। धर्मराज रथ सबसे बड़ा था। धर्मराज रथ सबसे बड़ा था। ये 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी के मंदिर बनाए गए वहाँ पर। जैसे अर्जुन रथ बनाया गया, भीम रथ बनाया गया और धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज मतलब युधिष्ठिर का रथ। इस रथ मंदिर की वहाँ पूजा होने लगी। ये पहाड़ को काटकर रथ की शैली में ये मंदिर बना। ये पल्लव वंश में ये जितने भी मंदिर बने ये साउथ में बने हैं। ये किस शैली में बने? द्रविड़ शैली में। ठीक है, साउथ के जितने भी ज़्यादातर मंदिर हैं तो द्रविड़ शैली का सर्वाधिक विकास हुआ पल्लव वंश। उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय या राज सिंह शैली, तीसरा आता है राज सिंह शैली। राज सिंह शैली ये इनका संबंध है नरसिंह वर्मन सेकंड से। इसके काल में भी निर्माण कला हुआ। इसके काल में एक मंदिर बना, कांची का कैलाश नाम। कांची का कैलाश नाथ मंदिर बना इसके काल में। इसमें ईंट का प्रयोग किया गया। ईंट का प्रयोग किया। इसमें
ईंट का प्रयोग हुआ, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ये लिख लिया आप लोग? ये तो अब ये इसका ये आपको हमने पल्लव वंश में बता दिया कि पल्लव वंश में कैसे कैसे मंदिर बने, कौन से फेमस बने। कुछ पहाड़ को काट के बनाया गया, कुछ ईंट से बना। और कौन, ये पूछा जाता है आपका क्वेश्चन कि रथ मंदिर किस राजा ने के काल में बना? नरसिंहवर्मन के काल में। पहाड़ को काट कर मंडप का निर्माण किसने किया? तो ये महेंद्रवर्मन से। राजपूत वंश, राजपूत वंश, यहाँ के राजा ने भी मंदिर बनवाया। यहाँ का एक राजा था कृष्ण प्रथम, उसने भी एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर बनाया। कृष्ण प्रथम ने एलोरा, महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनाया। राजपूत वंश का ये शासक था, ये एलोरा। तो देखिए कैलाशनाथ मंदिर 2 मंदिर हैं, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। सबसे फेमस तो एलोरा का है, बाकी पल्लव वंश में भी कांची में बना है। स्थापत्य कला का राजपूत काल में एक वंश का बहुत विकास हुआ, वो था चंदेल वंश। चंदेल वंश में खजुराहो में नागर शैली के बहुत से मंदिर बने। खजुराहो में नागर शैली के मंदिर। खजुराहो कोई गया है? नहीं गए? तो खजुराहो, जी खजुराहो बहुत फेमस जगह है, वहाँ भी बहुत मंदिर बने हुए, बहुत अधिक मंदिर बनवाया गया है चंदेल वंश में। तो इसमें एक मंदिर बहुत फेमस है, शिव जी का मंदिर है, कंदारिया महादेव, जिसको धंग ने बनवाया था। चंदेल शासक धंग ने कंदारिया महादेव का मंदिर का निर्माण कराया था। कंदारिया महादेव का मंदिर ये धंग ने करवाया था। ये खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में है, महोबा के पास में है। वहीं पे ये मंदिर, ये सारे जो मंदिर हैं खजुराहो का, ये नागर शैली का है। ये पूछा जाता है किस शैली का मंदिर है? नागर शैली का ये मंदिर है। देखिए आप, देखिए चोल वंश, चोल वंश में मंदिर कला बहुत फेमस हो गई, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए लगे, बहुत ज़्यादातर वहाँ शिव जी का मंदिर बना। तो चोल में एक राजा हुए थे, राजराज प्रथम। उन्होंने 12वीं शताब्दी में एक मंदिर बनवाया
और वो इस समय भारत का दक्षिण भारत में सबसे बड़ा मंदिर है, और वो है शिव जी का मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर। इसको बता भी चुके हैं, लेकिन ये देखिए स्थापत्य कला का है। तो राज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। 120 फीट ऊंचा है, 120 फीट ऊंचा। इसका जो विमान है 100, और ये आपका द्रविड़ शैली का मंदिर निर्माण किया। ये मंदिर क्या है, ये द्रविड़ शैली का मंदिर। द्रविड़ शैली का ये मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर। राज के लड़के का नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंडचोलपुरम का मंदिर का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम देव। लिख लिया आपको। देखिए चोल वंश में मंदिर विकास बहुत तेजी से हुए थे। अब एक आता है चौलुक या सोलंकी वंश। चालुक नहीं, चौलुक या सोलंकी वंश। इस वंश के शासकों ने गुजरात में एक सूर्य मंदिर बनवाया, मोढेरा का सूर्य मंदिर, और फेमस है मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर का निर्माण भीम प्रथम ने कराया। मोढेरा ये स्थान है, गुजरात में है मोढेरा, भीम प्रथम ने कराया। भीम प्रथम ने ये मोढेरा भीम प्रथम ने करवाया। इसी वंश में एक और मंदिर बना था, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। सुना है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये बनवाया था विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। ये विमल शाह के द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये बनवाया गया था, विमल शाह के द्वारा। ये संगमरमर से बना था, संगमरमर का से बना था। ये लिख लिया आपने।
अब देखिए, ये हमें आपको जो बता रहे थे, अभी तक हम आपको बताए ये मंदिर बन रहा था और नागर शैली और द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण इस तरीके से विकास हुआ। अब आता है जब इस्लाम आक्रमण हुआ, यानी सल्तनत काल की शुरुआत हुई। सल्तनत काल की शुरुआत होती, पहले तो देखिए इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो ये समझिए कि पहले तो कोई आक्रमण करने वाला आया, वो बहुत रुका तो है नहीं यहाँ पे। जैसे सिंध पे आक्रमण अरबों ने किया, वो लूटे तो चले गए। उसके बाद 150 साल बाद कौन आता है? महमूद गजनवी आता है। गजनवी भी आया, उसका कोई उद्देश्य नहीं था, उसको तो उद्देश्य था धन लूटना और मूर्ति को तोड़ देना। उसने कई मूर्तियाँ तोड़ी, कई मंदिर तोड़े और चला गया। उसके बाद फिर आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भी आता तो है, लेकिन वो बार बार अपने प्रदेश गौर में चला, जो अफ़गानिस्तान है वहाँ चला जाता था, रुकता तो ना नहीं। तो उसके समय में कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका जो सेनापति था, उसको कुछ एरिया में मतलब वो दे गया था उत्तर भारत में। उस एरिया में यानी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के आसपास वहाँ पर निर्माण कला शुरू, ठीक है। तो निर्माण शुरू हुआ। तो सबसे पहला जो शुरू होता है वो होता है कि वो इस्लाम में मस्जिद बनना शुरू होती है। अभी हम आपको बता रहे थे मंदिर बना, लेकिन इन लोगों ने आए तो यहाँ पर मस्जिद की कला को चेंज किया, बनाया। तो आप लोग जब रास्ते में जाइएगा, अब ध्यान से देखिएगा कि मंदिर की जो मीनार होती है और मस्जिद की जो होती है, तो उसी में कुछ डिफरेंस होता है दोनों में। गुंबद दोनों में होता है, कुछ डिफरेंस होता है। अभी हमको दिख रहा है यहाँ ये जो खैर स्कूल है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा वहाँ भी ध्यान जा रहा है कि जो मीनार उन्होंने बनाया, तो मीनार की डिजाइन कैसे शुरुआत की और उसी को आधार बना के जितना भी उन्होंने बनाया सब वही एक आधार पे बना हुआ है। आप कोई भी मस्जिद में देखेंगे वहाँ मीनार पे, तो उनका जो पिरामिड की तरह उन्होंने बनाया है, वो एक गुंबद बनाते हैं और गुंबद के बाद वो पिरामिड का जो एक मीनार बनाते हैं, वो पिरामिड के आकार में बनाते हैं, ठीक है। तो जो पिरामिड आकार का उन्होंने यहाँ पर एक शुरुआत की। तो सबसे पहले जो मस्जिद बनी थी यहाँ पर, वो बनी थी कुब्बतुल इस्लाम। कुब्बतुल इस्लाम, यानी इस्लाम धर्म की जो पहली मस्जिद बनी यहाँ पर, वो बनी थी कुब्बतुल इस्लाम। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत की पहली मस्जिद बनाने कौन बनती है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ये सल्तनत का कुब्बतुल इस्लाम नामक मस्जिद पहली मस्जिद थी, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ये इसने देखिए ये नींव रख दी, मस्जिद बनाने की शुरुआत कर दी कुब्बतुल इस्लाम। इसके बाद इसने ये गया वहाँ पर राजस्थान भी गया और एक संस्कृत विद्यालय को उसने तोड़ दिया। अब आप बताइए कौन सा? देखिए इन्होंने बता दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बना दी। ऐसा माना जाता है कि वहाँ संस्कृत विद्यालय था
उस विद्यालय को चौहान वंश जहाँ का एक राजा पृथ्वीराज चौहान था, उसी में एक राजा हुआ करते थे विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने ही उस संस्कृत विद्यालय को बनवाया था। तो जब ये मस्जिद बनवाई गई तो मस्जिद की जैसे दीवार है ना, तो वैसे ही बाहरी दीवार पर संस्कृत के लेख लिखे हुए। वो मस्जिद तो है लेकिन आज भी उस दीवार पे संस्कृत के लेख लिखे हैं। और वो जो संस्कृत के लेख थे वो एक नाटक था विग्रहराज चतुर्थ का। उस नाटक का क्या नाम था? हरिकेली। ये क्वेश्चन आ चुका है, IAS में आ चुका है। उस नाटक के जो अंश हैं वो अभी भी हरिकेली नाटक के अंश दीवार पर लिखे हुए अजमेर के अढ़ाई दिन झोपड़ा नाम। तो ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर कुतुब मीनार बनाया। कुतुब मीनार उन्होंने, देखिए, कुतुब मीनार बख्तियार काकी की याद में अजान देने के लिए उसको कहा जाता है कि कुतुब मीनार बना दिया। तो कुतुब मीनार जो उन्होंने बनाया, उसके बाद गद्दी पर आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश यहाँ पर पहला पढ़ाई के लिए विद्यालय बनवाता है, मदरसा। ठीक है, उसने 2 मदरसे बनवाए थे, एक नासरी मदरसा, एक क्या कहते हैं मुइज्जी मदरसा, और दोनों दिल्ली में था। इसको मिटा दें। इसने सर्वप्रथम मदरसा का निर्माण शुरू किया। नासरी मदरसा, और दूसरा है मुइज्जी मदरसा। ये 2 मदरसा उसने, अब देखिए, अभी तक हम आपको मस्जिद बता रहे थे, अब यह विद्यालय है। मदरसा सबसे पहले किसने बनवाया? तो आपको मानना पड़ेगा कि इल्तुतमिश ने। मुइजुद्दीन, ये गौरी का नाम था, उसी के नाम पे मुइज्जी मदरसा इसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। अब ये देखिए, शासक जो है, शासक क्या है, मकबरा पहले से ही बना देते थे। जहाँ इनको दफनाया जाना है वो पहले से ही बनवाना शुरू कर देते थे। तो इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था जिसने मकबरा शुरू कर दिया। उसने अपने लड़के का नाम मकबरा बनवाना शुरू किया। उसके लड़के का क्या नाम था? नासरुद्दीन। उसी के नाम पे उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। ये क्वेश्चन आता है कि पहला मकबरा किसने बनवाया, पहला मदरसा किसने बनवाया, पहला मस्जिद किसने बनवाया? तो हमने आपको 2 चीज़ तो लिखवा दी है। अब तीसरा चीज़ हम आपको मकबरा बता रहे हैं। मकबरा ताजमहल भी है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा पहला मकबरा था जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया। जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा पहला मकबरा था
ये अष्टभुजा आकार का था, अष्टभुजा आकार का। ये अष्टभुजा आकार का था ये मकबरा, ये पहला मकबरा बना है। इस मकबरे में जो शैली थी वो पूरी इस्लामिक शैली नहीं थी, यानी हिंदू शैली का भी इसका में प्रयोग किया गया था। तो पूर्ण रूप से जो इस्लामी परंपरा से मकबरा बना था, जिसमें हिंदू शैली का प्रयोग नहीं किया गया था, वो था बलबन का मकबरा, बलबन का। इसको अष्टभुजा ना करके एक गड़बड़ हो जाएगा, तो अष्टमुखी कर दीजिए, अष्टमुखी करिएगा, भुजा मत करिएगा, अष्टभुजा मत करिएगा। ये बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ पहला मकबरा, बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ पहला मकबरा था। तो ये आपको देखिए, हमने अभी सल्तनत काल तक ये आपको स्थापत्य कला बता दिया है। इस्लामी कला में मेहराब होता था, एक तिकोने आकार का भवन में वो बनाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी जो अंतर थी वो थी मेहराब कला से। मेहराब कला ये आपको इसका डिजाइन जो बनता है ऐसे करके, ऐसे, और ये ऐसे बनता है। आप जब मस्जिद देखेंगे या कोई भी इनका कोई भी आप भवन देखेंगे तो उसको बीच में ये डिजाइन निकाल के मेहराब कर तरीके से, राउंड तरीके से घुमा देते हैं। वही इनकी सबसे बड़ी मेहराब कला जो है, ये जितने भी इस्लाम इमारत बनी हुई है उसमें बनती हैं। यहाँ आपको तो दिखा नहीं सकते, यहाँ कोई उस तरीके से है मेहराबी कला में, लेकिन बाहर जाइएगा तो ये बेगम के जो है उसमें जो बना हुआ है वो सारी चीज़ें बेगम, ये जो मस्जिद की मीनार है, मीनार समझते हैं ना? मीनार नहीं समझते? मीनार स्तंभ की तरह होता है, उसके ऊपर एक गुंबद छोटा सा बना देते हैं। उसी गुंबद के नीचे आप देखिएगा ऐसे इन्होंने डिजाइन किया है, ऐसे ऐसे। ये जो डिजाइन है इसी को मेहराब बोला जाता है, ठीक है। और इंडियन शैली में ये मेहराब नहीं बनाया जाता था, ठीक है। तो ये आपका स्थापत्य कला है जो हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू किया और सल्तनत काल तक जो फेमस था उसको हमने बता दिया। कल सल्तनत काल और के बाद जो भी है स्थापत्य कला उसको बताएंगे और उनकी क्या क्या विशेषता है वो बताया जाएगा।